हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिएटर कमांड्स के बारे में। क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत जी ने कहा है दैट सून इंडिया कुड हैव अप टू 5 थिएटर कमांड्स। तो चलिए समझते हैं कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है क्या। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों है। रिसेंट डिफेंस से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स है उसके बारे में जानेंगे। किस कमेटी के द्वारा इसको रेकमेंड किया गया है, करंट का सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन से चैलेंज है जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की आवश्यकता महसूस की गई है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, चैलेंजेस क्या क्या हैं, एंड देन कंक्लूजन। तो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि जब से सीडीएस का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस रिफॉर्म, तब से ही गवर्नमेंट के द्वारा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के फॉर्मेशन पे काम किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में सीडीएस बिपिन रावत जी का ये बयान आया है कि पॉसिबिलिटी है कि विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स 5 थिएटर कमांड जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आ जाएं। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है। अब हम समझते हैं किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको फॉर्म किया जा रहा है। तो अभी तक विद इन 20 ईयर्स 3 डिफेंस कमेटी बैठी है, जिसमें 5 मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो ऑलमोस्ट तीनों कमेटी के द्वारा इस पे बात की गई है। इसमें से एक रिफॉर्म ऑलरेडी किया जा चुका है, दैट इज़ पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये रिफॉर्म किया जा चुका है, बट जो रेस्ट हैं वो अभी भी पेंडिंग है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, थिएटर कमांड्स, इंटीग्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द सर्विस हेडक्वार्टर्स एंड रिवैम्पिंग ऑफ वेपन एक्विजिशन प्रोसीजर। ये सारे अभी बाकी है लेना। ये जो थिएटर कमांड जो रिफॉर्म है इस पर अभी बात की जा रही है। ये सबसे पहले रिकमेंड किया गया था बाय द कारगिल रिव्यू कमेटी इन द ईयर 1990s एंड देन श्री कारगिल कमेटी के द्वारा। ये दोनों कमेटी ने कहा था कि थिएटर कमांड का होना बहुत ही आवश्यक है अगर हम तीनों सर्विसेज में समन्वय देखना चाहते हैं। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, कौन कौन से मेजर डिफेंस रिफॉर्म लिए गए, इसको ब्रीफली एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जो है वो नियुक्ति की गई है, और साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सीडीएस क्या है? एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। इसको जो है रिकमेंड किया गया था सबसे पहली बारी बाय द कारगिल रिव्यू कमेटी। तो कारगिल वॉर में क्या हुआ था कि एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में ज़्यादा जो है वो समन्वय था नहीं। अगर अच्छा समन्वय होता तो हमारे जितने सारे सोल्जर्स जो शहीद हुए थे वो नहीं होती। तो जो बाद में जो कमेटी बैठी थी वो इस निष्कर्ष पे पहुंची थी कि जो सिनर्जी है, जो सिंकिंग है, जो केमिस्ट्री है वो मिसिंग है फोर्सेस में, वो इंटीग्रेटेड नहीं है। एक दूसरे के ऑपरेशंस जब वो कंबाइन करते हैं तो वो जो होना चाहिए वो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हो, ये कहा गया था। और साथ ही साथ उस टाइम पे ये भी कहा गया था कि एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र हमारे पास नहीं है, तो सीडीएस की पद की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ये जो है वो तो फॉलो कर लिया गया। दूसरा जो रिफॉर्म है वो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के बारे में। इसको हेड किया जाता है बाय सीडीएस। पहले जो मिलिट्री जो मैटर्स होते थे वो देखा जाता था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पर अब जितने भी मिलिट्री के जो मैटर्स है वो देखा जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसको हेड किया जाता है बाय सीडीएस। अब ये 2 रिफॉर्म्स के बाद जो नेक्स्ट लॉजिकल रिफॉर्म हो सकता है वो है थिएटर कमांड का फॉर्मेशन करना। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे अब हम। तो अभी अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो इंडिया के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं टोटल अगर हम देखें तो 17 कमांड्स हैं। 7 आर्मी के हैं, 7 एयरफोर्स के हैं और 3 नेवी के हैं। इस सबको जो है वो हेड किया जाता है बाय 4 स्टार रैंक मिलिट्री ऑफिसर। इंडिया के पास एक जॉइंट कमांड भी है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। इसकी स्थापना, इसको जो क्रिएट किया गया था इन द ईयर 2001 किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इंडियन ओशन मैप को आप अपने मन में लाइए, मलक्का स्ट्रेट, तो स्ट्रैटेजिकली वो एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे ट्राई सर्विस पहला जो है वो क्रिएट किया गया था थिएटर कमांड, और ये जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। उसके अलावा एक और हमारे पास ट्राई सर्विस कमांड है जिसको कहता है स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड। ये जो है स्पेशली कंट्री के जो न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उसका जो डिलीवरी है, उसके जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, उन सब सारी चीज़ों को ये देखती है। तो 17 कमांड्स एंड देन 1 जॉइंट कमांड इन अंडमान एंड निकोबार एंड एक स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड जो कि न्यूक्लियर एसेट्स को देखती है। ये करंट सिचुएशन है। अब अगर आप ये मैप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये अभी करंट का सिचुएशन है। आप इसको देखिए कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये कितनी ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड है। फॉर एग्जांपल आप साउथ देख लीजिए। इंडियन आर्मी का जो साउदर्न कमांड है वो कहाँ पे है? पुणे में है, यहाँ पे।
और वही जो आपका जो एयरफोर्स है उसका सदर्न कमांड कहाँ पे है, उसका कमांड है तिरुवनंतपुरम में, और नेवी का कोची में। तो साउदर्न कमांड है बट एक एरिया में ही नहीं है। तो आप इंटीग्रेशन तो छोड़ ही दीजिए, कोई सिनर्जी तो छोड़ ही दीजिए, इवन जोग्राफिकली भी ये लोग एक जगह पे लोकेटेड नहीं है प्रेजेंटली, और बहुत सारे कमांड्स है जिसके आपस में कोई समन्वय है ही नहीं। तो फ्यूचर में ये हो सकता है कि इंडिया को जो है वो सेपरेट कमांड्स में बांट दिया जाए। तो फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट, ईस्ट एंड साउदर्न एंड सर्टेन एडिशनल कमांड। ये बस प्रपोजल है, ये ऐसा अभी हुआ नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता है क्यों महसूस की गई है। ऑब्वियसली करंट का जो सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तभी तो इसके बारे में सोचा जा रहा है। तो एक एक करके हम सारे प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है करंट के स्ट्रक्चर में वो ये है कि 17 कमांड्स हैं, पर फॉरगेट अबाउट द सिनर्जी और समन्वय, ये एक जोग्राफिकल लोकेशन में भी नहीं है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी जो है वो पुणे में है, सदर्न कमांड ऑफ नेवी कोची में है, एंड सदर्न कमांड ऑफ एयरफोर्स जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। तो आप एक जोग्राफिकल एरिया में भी नहीं हो। सेकेंड थिंग ओवर हेयर इज कि दो हमारे पास ट्राई सर्विस कमांड है, एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो न्यूक्लियर एसिड देखती है, और एक अंडमान एंड निकोबार कमांड, पर इसका जो हेड है वो रोटेट किया जाता है बाय ऑफिसर्स ऑफ 3 सर्विसेज। और अगर देखें तो ये ट्रू सेंस में जो है वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हमारे पास है भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर एसिड्स को देखती है, उसके ऑपरेशनल और डिलीवरी जो उसका एस्पेक्ट है वो सिर्फ उसको देखती है। इसके पास कोई जोग्राफिकल एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। तो अगर इसको आप ये कह रहे हो कि ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है तो गलत होगा। ये एक इंटीग्रेटेड फंक्शनल कमांड है, और इसी तरह का इंटीग्रेटेड फंक्शनल कमांड जो है अभी आवश्यकता महसूस की गई है साइबर एरो स्पेस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भी बनाना चाहिए, जो जोग्राफिकल ना हो कि अपने ऑपरेशन में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखे। ये हमारा करंट का जो स्ट्रक्चर है वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कुछ जेनेरिक प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि तीनों जो फोर्सेस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, समन्वय की कमी है। अभी के जो करंट का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि तीनों सर्विसेज के जो चीफ हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं अपने टर्फ को लेके, और इनकी जो ट्रेनिंग जो होती है, प्लानिंग जो होती है, ऑपरेशन जो होती है वो सेपरेट होती है, डिफरेंट होती है। एक वन सर्विस अप्रोच अपनाया जाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं अपनाया जाता। तो एक ही तरह की ट्रेनिंग तीनों को दी जाती है, तो उस पर एक्सपेंडिचर, एक ही तरह के इक्विपमेंट्स तीनों को अलग से जैसे कि अभी मैं आपको हेलीकॉप्टर का एग्जांपल देती हूँ। हेलीकॉप्टर जो होता है वो आर्मी की भी रिक्वायरमेंट है, एयरफोर्स की भी रिक्वायरमेंट है, और नेवी की भी रिक्वायरमेंट है, और तीनों जो है वो अलग अलग तरीके से इसको एक्वायर करती है। तो अच्छा ना हो कि तीनों आपस में मिलके ही प्रॉपर कमांड करके एक दूसरे से मतलब अच्छे से राय मशवरा करके एक ही साथ जो है वो उसको एक्विजिशन करे, उसको एक्वायर करे, सेपरेटली करने के बजाय एक साथ करे। तो बार्गेनिंग पावर भी हमारी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल था कि किस तरह से जो फ्रैगमेंटेशन है इसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, और जो हमारा बेनिफिट है वो भी बहुत कम रह रहा है। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपको बैटल के लिए प्रिपेयर करना है तो बहुत ही ज़रूरी है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सेम पेज पे हो। आप सेपरेटली तरीके से रह के आप किसी भी सडन या फिर ये जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जिसमें हम अभी रह रहे हैं उसको हम प्रिपेयर आप मतलब आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आप तैयारी नहीं करें। जितना बड़ा थ्रेट है उस हिसाब से आपकी तैयारी नहीं है। जो वॉरफेयर है उसकी डायनामिक्स चेंज हो रही है। ये कहना कि जस्ट बिकॉज अमेरिका के पास थिएटर कमांड है, चाइना के पास थिएटर कमांड है, तो इंडिया के पास भी होना चाहिए, नो। द वॉरफेयर डायनामिक्स इज चेंजिंग। तो इंडिया का भी जो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको चेंज होना आवश्यक है। वॉरफेयर का डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहा है? अब जो कन्वेंशनल वॉरफेयर टैंक्स के थ्रू होते थे वो अब होने से रहे। अब जो वॉर्स होती है वो होती है स्पेस में, साइबर स्पेस में। तो जैसे कि साइबर स्पेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो साइबर स्पेस इतना खतरनाक है कि आपका पूरा का पूरा इकॉनमी को ये ठप कर सकता है। इसीलिए यूएस के पास एक साइबर कमांड है, चाइना के पास एक स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स कमांड है साइबर वॉरफेयर के लिए, और इंडिया में क्या है, इंडिया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अपने अलग अलग छोटे छोटे साइबर सेल्स हैं, और मेनली फॉर साइबर सिक्योरिटी, किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए नहीं, खुद के प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये दो कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा एक सेपरेट कमांड इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, इंडिया अभी तक इस ऑफेंसिव, जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑफेंसिव, डिफेंसिव में भी इनका कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ स्पेस की। स्पेस में मिलिट्री सैटेलाइट्स की अगर बात करें तो कम से कम 300 मिलिट्री सैटेलाइट हैं अर्थ के चारों ओर, जिसमें यूएस के 130 हैं, रशिया के 75 है, चाइना के 35 है, और इंडिया का सिर्फ 2।
तो यहाँ पे भी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। अगर हम स्पेशल ऑपरेशंस की ही बात कर ले तो यूएस के पास जो है वो डेडिकेटेड स्पेशल ऑपरेशंस के लिए जैसे कि डेल्टा फोर्स, ग्रीन बेल्ट्स, नेशनल नेवल सील यूनिट्स। बट इंडिया के पास जो है वो सेपरेट स्पेशल फोर्सेज है जैसे कि पारा एसएफ ये आर्मी के अंतर्गत आएंगे, मार्कोस ये नेवी के अंतर्गत, गरुड़ इंडियन एयरफोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत। तो यहाँ पे भी जो है कंट्रोल अलग अलग है, तो कोई यूनिटी में कोई कमांड ही नहीं है। तो अगर डायनेमिक्स ऑफ वारफेयर चेंज हो रहा है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होना बहुत ही आवश्यक है जस्ट टू कीप इन पेस विथ अदर कंट्रीज। अब हम समझते हैं कि एलिफेंट इन द रूम यानी कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होता है। तो थिएटर से आप क्या समझते हैं? देखिए, यहाँ पे थिएटर से मतलब एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से है और वहाँ पे होने वाली सारी ऑपरेशन से है। तो जब आप किसी भी मूवी थिएटर में जाते हो एक जोग्राफिकल एरिया में, वहाँ पे जो मूवी चलती है तो अब क्या होता है, आपको एक एक्सपीरियंस आता है, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे कंटेंट होती है, राइट। सिमिलरली एक थिएटर है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी जो आप एक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हो। तो एक जोग्राफिकल एरिया में जब तीनों फोर्सेस अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑपरेशनल एसेट्स, इस सब को कंबाइन करके किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देती है तो वही हमारा क्या होता है, थिएटर, राइट। थिएटर हमने समझ लिया। अब कमांड क्या होता है? तो अगर मिलिट्री टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है जिसको मिलिट्री कमांडर के द्वारा जो है वो कमांड किया जाता है। अब आ जाता है शब्द इंटीग्रेटेड, यानी कि तीनों सर्विसेज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों जब मिलके किसी थिएटर कमांड में किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में किसी ऑपरेशन को अंजाम देती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। उसके लिए उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो वन सर्विस ना हो के ट्राई सर्विस ध्यान में रख के की जाती है। इनके रिसोर्सेज सारी सुविधाएं उस तरह से होती है कि एक प्रॉपर सिनर्जी, एक कोऑर्डिनेशन, एक बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है बिहाइंड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अब क्या होगा, कोई भी जो कमांडर होगा किसी भी पर्टिकुलर थिएटर कमांड का, तो उसके पास आर्मी के भी रिसोर्सेज होंगे, एयरफोर्स के भी होंगे, नेवी के भी होंगे। तो एक तरह से इनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर जो होगा वो किसी एक इंडिविजुअल सर्विस को आंसरेबल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को कमांड कर रहा है। तो ये जो है वो वन सर्विस जो अप्रोच होता था वो अब यहाँ पे रहेगा नहीं। एक और चीज़ जो हमारे लिए देखने लायक बात यहाँ पे है वो ये कि अभी हमारे पास एक जॉइंट कमांड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, कहा यह जा रहा है कि इसको जो है वो परमानेंटली नेवी के में जो है वो मिला दिया जाए। तो ये हमने समझ लिया कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है। फ्यूचर में फ्रॉम मैनी टू फ्यू करने का ये इरादा रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीग्रेटेड बेस्ड थिएटर कमांड के बारे में बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान का जो एरिया है उसको मर्ज किया जाएगा। इसमें जो है वेस्टर्न, साउदर्न, साउथ वेस्टर्न कमांड को जो है वो सब्ज्यूम किया जाएगा। अगर नॉर्दर्न थिएटर कमांड के बारे में बात करें तो ये मेनली लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को देखेगा और यहाँ पे जो है वो नॉर्दर्न कमांड और सेंट्रल कमांड जो है उसको सब्ज्यूम करेगा। सिमिलरली अगर हम ईस्टर्न से थिएटर कमांड के बारे में बात करें तो ये मेनली चाइना से जो बॉर्डर एरियाज़ रखते हैं या फिर म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, इन सबको ये देखेगा। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि ये एक जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे आप इसको एज अ थिएटर देख सकते हैं, जहाँ पे तीनों सर्विस के द्वारा जो है वो ट्रेनिंग, ऑपरेशन वगैरह कैरी आउट किए जाएंगे और ये इंटीग्रेटेड होंगे, दैट्स वाई द नेम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही होगा कि जो भी थिएटर कमांड होगा वो किसी भी इंडिविजुअल सर्विस के लिए या फिर किसी भी इंडिविजुअल सर्विस को जो है वो आंसरेबल नहीं होगा। वो फ्री होगा कि वो तीनों सर्विसेज के जो भी इक्विपमेंट्स है, जो लॉजिस्टिक रिसोर्सेज हैं, उसका वो इस्तेमाल कर सके। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि पहले जो एक सर्विस स्पेसिफिक जो कमांड होता था, जैसे कि अगर आप आर्मी से हैं तो आप आर्मी को रिपोर्ट करेंगे या फिर आप आर्मी के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होगी। अब जो है वो ट्राई सर्विस हो जाएगा, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी या फिर जो आपका अप्रोच होगा उसमें एक इंटीग्रेशन आएगा। तो जब आप जॉइंट ऑपरेशंस करेंगे तो समन्वय स्थापित करने में, कम्युनिकेशन स्थापित करने में, कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। सेकेंड चीज़ है कॉमनैलिटी ऑफ एसेट्स के बारे में, जो मैंने आपको कहा हेलीकॉप्टर वाला एग्जाम्पल कि तीनों की ज़रूरत है। तो अलग अलग प्रोक्योर करने के बजाय आप साथ में कर सकते हो, उसको यूज़ भी कर सकते हो। इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे?
अगर हेलीकॉप्टर आर्मी का है तो ज़रूर पहले क्या होता था, नेवी का अलग होगा, एयरफोर्स का अलग होगा। तो अब किसी का भी है, अगर आपका थिएटर कमांड है, ट्राई सर्विस है, इंटीग्रेटेड है, तो कोई भी एसेट कहाँ का है पता नहीं, बट अगर वहाँ पे है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। चौथी चीज़ ये है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ जो रिसोर्सेज होता था, मैंने आपको पहले बताया, वो यहाँ पे बच जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज है। किसी भी एक सर्विस का रिसोर्स जो है वो दूसरी सर्विस के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। और क्योंकि ज़रूरत एक है, तो इसलिए जो कॉमन एक्विजिशन है, जैसे कि हेलीकॉप्टर का ही एग्जांपल ले, उसको आप कॉमन एक्विजिशन हो सकता है, उसका मेंटेनेंस हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि तीनों की तीनों फोर्सेस आपस में साथ में आए और उसको खुद ही मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि कोई भी कंट्री तब तक सुपर पावर नहीं बन सकती जब तक वो गन्स या आर्म्स जो है वो बाकी कंट्री से प्रोक्योर कर सकते हैं। तो इस तरह के इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर से जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल सीखा जा सकता है बाय ऑल द थ्री फोर्सेस। बेनिफिट्स की हमने बात कर ली, अब कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो पॉलिटिकल कमिटमेंट का ही होता है। अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, वो पॉलिटिकल ये डिफेंस रिफॉर्म लाना चाहते हैं। लेट्स जैसे अगले इलेक्शन में यूपीए की गवर्नमेंट आ जाती है, वो इसको कैंसिल कर देंगे, ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हर्डल है वो पॉलिटिकल कमिटमेंट से ही है। दूसरी चीज़ है इंटर सर्विसेज राइवलरी। आर्मी के लोग कहेंगे कि आर्मी ज़्यादा इफेक्टिव है, एयरफोर्स का अपना अलग मत है, नेवी का अपना अलग ही मत है। तो ये जो इनके बीच में जो राइवलरी है वो एक अलग ही प्रॉब्लम है। आर्मी का डोमिनेंस हमारे मिलिट्री लैंडस्केप में ज़्यादा है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के बारे में आपको पता ही है। तो अभी आवश्यकता ये है कि एक प्रॉपर, जिस तरह से भी काम चल ही रहा है, कि एक क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए इन कमांड्स। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स की सपोर्टिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, आगे चल के कोई भी राइवलरी ना रहे बिटवीन द थ्री फोर्सेस सर्विसेज के बीच में, ये ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ये कि वॉरफेयर जो है वो बदल रहा है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, कैसे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे एक बग किसी भी कंप्यूटर में और आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी को वो ठप कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अब जो वॉरफेयर है वो आपके बूट्स पे ही होंगे या फिर टैंक्स या फिर गन से होंगे। जब वो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो हमारे ऑपरेशंस, हमारी ट्रेनिंग, हमारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से होनी चाहिए। और उस संदर्भ में देखें तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक वेलकम अप्रोच है, और आशा करते हैं कि जल्दी आकार ले लेगा। तो फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।